अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, वालेकुम। अच्छा जी, वी वर डिस्कसिंग अबाउट एमआरआई स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ठीक है। और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, अच्छा। आ, हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके पास एक छोटा सा टाइनी सा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इस टाइनी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह उस हाइड्रोजन एटम की स्पिनिंग होती है। स्पिनिंग होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से उसके पास एक छोटा सा टाइनी सा मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है उसमें छोटा छोटा मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है, जब हम अपनी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं या हमारी बॉडी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट की जाती है, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि हमारे बॉडी के हाइड्रोजन एटम्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा। ये सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते। जो लो एनर्जी स्टेट पे या स्टेबल स्टेट में होते हैं वो उसकी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, और जो अनस्टेबल होते हैं या हाई एनर्जी उस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी की एक वेव हमने इंसिडेंट कर दी, और वेव उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी देगी क्योंकि वेव इज सिंपली एनर्जी। ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है उसी सेम फ्रीक्वेंसी की जब हमने उस पर वेव दी, तो वो फ्रीक्वेंसी देने की वजह से, वही सेम फ्रीक्वेंसी देने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी वो रेजोनेट हो जाएगा। जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम ये कहते हैं कि वो रेजोनेट हो जाएगा। और जब वो हो जाएगा तो उसकी रेजोनेटिंग एक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि ऑब्जेक्ट जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी ऑसिलेटिंग या नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी वेव को इंसिडेंट करना, जिससे उसके अंदर उस वेव की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, और उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए या वो तेज तेज ऑसिलेट करना शुरू कर दे, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस बोलेंगे। ठीक है, डज एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन इन दैट? प्लीज आस्क, पूछ लीजिए कि अगर कोई इशू हो रहा है। इसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, और हम बिल्कुल हो रही है, मेरे ख्याल हो रही होती है। हमजा हैं फैसिलिटेटर हमारे, वो बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं हर चीज़ की। ठीक है,
जी, एनी क्वेश्चन इन रेजोनेंस? अच्छा अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जिस फ्रीक्वेंसी से प्रोसेस कर रहे होते हैं वो फ्रीक्वेंसी तकरीबन तकरीबन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। मैं रिपीट करता हूँ, ये जो प्रोटॉन्स प्रोसेस कर रहे हैं, ये हमारे प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स थे, अगर आपको याद हो, ये प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। ये जिस फ्रीक्वेंसी से प्रोसेस कर रहे हैं, ये इनकी प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो वो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, ठीक है। यानी अगर इन प्रोसेस करते हुए प्रोटॉन्स के ऊपर मैं रेडियो वेव्स, यानी एक बॉडी के प्रोटॉन्स जो हैं वो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रोसेस हो रहे हैं और उस बॉडी के ऊपर एकदम से हमने रेडियो वेव्स फेंक दी, तो एकदम से क्या होगा कि ये सारे के सारे प्रोटॉन्स उन रेडियो वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे। जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, बाय द वे, जो हाई एनर्जी स्टेट में वो तो हाई एनर्जी में ही रहेंगे, ठीक है, उनकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हाई हैं वो हाई रहेंगे। लेकिन जो स्टेबल या लो एनर्जी स्टेट वाले थे वो उस एनर्जी को नॉर्मली एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से उनकी जो एनर्जी की स्टेट है वो भी स्टेबल से अनस्टेबल हो जाती है। यानी सादा लैंग्वेज में, जो सीधे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुए हुए थे, उनके ऊपर जब हमने रेडियो वेव्स डाल के उनको रेजोनेट किया, उनकी एनर्जी को बढ़ाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो भी फ्लिप करके हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, यानी वो भी मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इफेक्ट इज एक्चुअली नोन एज रेजोनेंस। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब ये फ्लिप होके एंटी पैरेलल हो जाते हैं तो ये सबके सब इन फेज ऑसिलेट कर रहे होते हैं, यानी बिल्कुल एक साथ ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली नोन एज रेजोनेंस। इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन इन दैट, प्लीज आस्क। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो पूछ लीजिए। ये यहाँ पे भी इसमें लिखा हुआ भी है कि जैसे ही अलाइंड हो जाएंगे इसके ऊपर ईएम रेडिएशन, ईएम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बॉडी पे मारी जाती हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इज आरएफ पल्स। आरएफ पल्स मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस। रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस एग्जैक्टली मैच करती हैं इस फ्रीक्वेंसी से। दिस इफेक्ट, दिस द न्यूक्लियर एब्सॉर्ब द एनर्जी एंड फ्लिप फ्रॉम टू हाई एनर्जी स्टेट, ऑल प्रोसेस्ड इन फेज विद ईच अदर। दिस इफेक्ट इज नोन एज रेजोनेंस, ठीक है जी। तो सारे के सारे प्रोटॉन्स फ्लिप होके वो हो जाते हैं। इसकी एनिमेशन भी इसके अंदर गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वो फ्लिप होके उनके ऊपर हम रेडियो वेव्स मारते हैं तो ये फ्लिप हो जाते हैं, ठीक है। जरा इसको ध्यान से देखिएगा। जी, ये प्रोसेस करते हुए प्रोटॉन्स हैं और जब हमने इन पे रेडियो वेव्स फेंकी, जो सीधे थे वो तो सॉरी, जो एंटी पैरेलल थे वो तो एंटी पैरेलल ही रहे, और उसके बाद जो पैरेलल वाले थे, जो कि लो एनर्जी वाले थे, उन्होंने एक्चुअली उस वेव्स को एब्जॉर्ब किया और वो भी किस पे आ गए, हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर आ गए, ठीक है जी। लेट्स रिमाइंड दैट वंस अगेन, उसको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। ये रेडियो वेव्स आके इन पे गिरेंगी, ये गिरेंगी तो जो पैरेलल हैं वो फ्लिप होके कैसे हो गए, वो भी एंटी पैरेलल हो गए, हाई एनर्जी स्टेट के अंदर आके प्रोसेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। एनीवन? जी बच्चों, फरवा, अलीज़ा, बरिया, बतूल, जवाद, मुजम्मिल, सिनान, अरहम, विक्राम, नेहा, जैनब, यूसुफ, तस्मिया, किसी बच्चे को कोई सवाल है? रमला, मार? जी, एनी क्वेश्चंस? हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चों? क्या सारे सो गए क्या? सर आ रही है आवाज। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सुभान?
ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारे पास रेजोनेंस वाला इफेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है कि हम इस तरीके से लो एनर्जी स्टेट वाले को भी फ्लिप करके हाई एनर्जी स्टेट में ले आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हाई एनर्जी स्टेट में आके एंटी पैरेलल होके भी प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, फ्लिप होना ये अपनी एक फ्रीक्वेंसी से प्रोसेस कर देते हैं। RF स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस या रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, यानी रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है फिर साहब। Any question else? Anyone else? जी बच्चों। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस हो गई हमारे पास, RF वेव्स हो गई। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये RF वेव्स को हम मारना बंद कर देते हैं, मतलब हम इनको रेजोनेट कर देते हैं और इसके बाद मजीद इनको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि थोड़ी देर के बाद कोई भी चीज़ जो कि अनस्टेबल स्टेट में है वो स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करती है। यानी ये होता है हमारे पास कि ये जो प्रोटॉन्स हैं जो कि अनस्टेबल स्टेट में होते हैं, ये वापस फ्लिप होने शुरू हो जाते हैं। व्हाट आई मीन टू से दैट, जो एंटी पैरेलल हैं पहले शुरू से वो एंटी पैरेलल ही रहते हैं, लेकिन जिनको हमने रेजोनेट करके एंटी पैरेलल किया था, ये वाले भी जो हैं ये क्या होते हैं, ये वाले भी जो हैं ये फ्लिप होके वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में चले जाते हैं। अच्छा, जब ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाते हैं तो अपने अंदर से वो एनर्जी वापस रिलीज भी करते हैं जो इन्होंने एब्जॉर्ब की हुई होती है, ठीक है। तो द फैक्ट दैट द न्यूक्लियस आर नाउ और फोर्स टू प्रोसेस इन फेज, ठीक है, क्रुशियली टू द प्रोसेस इमेजिंग, ठीक है। और ये थोड़ी सी चीज़ है, इसको भी देखिएगा। ये सारे के सारे आप देखें, ये इन फेज में सारे के सारे क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल एक साथ। दिस इज व्हाट आई मीन कि इन फेज प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने जब रेडियो वेव्स इन पे मारनी बंद कर दी तो थोड़ी देर के बाद ये प्रोटॉन्स जो हैं ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं जी। ओरिजिनल स्टेट में वापस वो चले जाते हैं, हाँ वापस वो चले जाते हैं। या क्यों चले जाते हैं तस्मीया, ये पूछना चाह रही हो तो? क्यों चले जाता? हाँ, क्यों चले जाते हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ नॉर्मली अनस्टेबल स्टेट में रहना पसंद नहीं करती, वो हमेशा किस स्टेट में रहना पसंद करती है, स्टेबल स्टेट में, ठीक है। तो क्योंकि ये अनस्टेबल हो चुके होते हैं और उसके बाद जो है ये एनर्जी को रिलीज करके दोबारा स्टेबल स्टेट में आना चाह रहे होते हैं, तो इसलिए ये अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करके वापस स्टेबल स्टेट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये स्टेबल स्टेट में जाते हैं, फ्लिप वापस होके पैरेलल हो जाते हैं, लो एनर्जी स्टेट में आते हैं, तो फ्लिप होते हुए ये अपने अंदर से एनर्जी निकालते हैं। और कितनी देर में ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं उनका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। यानी वो बेचारे रेजोनेट होके उल्टी डायरेक्शन में जब जाते हैं तो वो जो होते हैं वो रिलैक्स नहीं होते, लेकिन जब वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं तो हम कहते हैं वो रिलैक्स होते हैं। तो वो रिलैक्स होने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगता है और इस टाइम को हम क्या कहते हैं, उनका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इसकी भी एक छोटी सी एनिमेशन है, ये भी देख लीजिएगा, इसी में है। दिस वीडियो आई विल आल्सो शेयर विद यू, मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा इस वीडियो को, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपके सिलेबस से एक्स्ट्रा भी हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिएगा ये प्रोसेस कर रहे हैं और अब इनमें से देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता वेव्स निकली, ये देख रहे हैं, एक ने निकाली वो फ्लिप हो गया, वापस हो गया, दूसरे ने निकाली वो भी फ्लिप हो गया, फिर तीसरे ने निकाली। इस तरीके से ये आहिस्ता 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 सारे के सारे प्रोटॉन्स वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाते हैं और ओरिजिनल स्टेट में जाके क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। और कितनी देर में ये काम करते हैं, ये उनका क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। यानी वापस जो है उल्टी डायरेक्शन में आना, डीफेज हो जाना, इसको हम कहते हैं उनकी रिलैक्सेशन, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन इन दैट, एनीवन? सर सब एक टाइम पे नहीं करते क्या? नहीं, एक टाइम पे नहीं करते, कुछ जो है वो देर में करते हैं, कुछ जल्दी करते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस की
मीडियम से फॉर एग्जाम्पल रिलैक्सेशन से हमें पता चलता है कि कौन से एरिया में वाटर है, कौन से एरिया में फैट है, कौन ट्यूमर है, डिफरेंट सेटिंग होती हैं उनसे एंडोक्राइनोलॉजी के साथ। एनी फर्दर क्वेश्चंस? जी रमला, नेहा, कोई सवाल है? अबान, हसन, विक्रम, एनी क्वेश्चन? खुदा का जी। अच्छा जी बच्चों, तो हमारे पास ये जो फ्लिप होते हैं वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं। उस ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए कुछ टाइम लगता है और उस ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम डिसाइड करता है कि किस किस्म की जगह से इमेज आ रहा है, यानी किस किस्म के एरिया से हमें सिग्नल मिला है, और वही सिग्नल जो है उससे हम जो पिक्चर बनाते हैं एमआरआई की, उसका कंट्रास्ट डिसाइड होता है। कंट्रास्ट मीन्स ज़्यादा, कंट्रास्ट का मतलब होता है डिग्री ऑफ ब्राइट ब्लैकनेस एंड वाइटनेस। ठीक है, ब्लैक एरिया कितना ब्लैक है और वाइट एरिया कितना वाइट है, दैट इज एक्चुअली नोन एज कंट्रास्ट। ठीक है, तो आपके पास जो वाटरी टिश्यूज होते हैं इनका रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो काफ़ी देर होता है, काफ़ी देर में वो रिलैक्स होते हैं। जब वो काफ़ी देर में रिलैक्स होते हैं तो वहाँ से जो आपके पास इंटेंसिटी वापस आती है सिग्नल की, वो इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है, तो उसकी वजह से वो हिस्सा थोड़ा थोड़ा वाइट अपेयर होता है, यानी वहाँ पे कंट्रास्ट कम होता है, वाइटनेस होती है। ठीक है, जबकि फैटी टिश्यूज जो हैं, ये फैटी टिश्यूज का कंट्रास्ट जो है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा क्विक होता है, बड़ी जल्दी ये रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से वहाँ पे जो कंट्रास्ट हमें मिलता है, यानी जो हमें इमेज बनता है वहाँ पे, वो थोड़ा डार्क इमेज हमारे पास बनता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कंट्रास्ट। और इसके अलावा जो हमारे कैंसर या ट्यूमर वाले टिश्यूज होते हैं उनका रिलैक्सेशन टाइम थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब वो इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक एमआरआई स्कैन की एक पिक्चर को शेयर कर रहा हूँ, ये देखिएगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक ब्रेन का एमआरआई है, जिसमें कुछ हिस्सा बहुत डार्क है, कुछ हिस्सा जो है वाइट है और कुछ हिस्सा लेस डार्क है। ठीक है, तो जो वाइट वाइट सा एरिया अपेयर है, यकीनन यहाँ पे क्या मौजूद होगा, यकीनन यहाँ वाटर होगा या वाटरी टिश्यूज होंगे, यानी इन टिश्यूज में वाटर ज़्यादा है। और जो डार्कर एरियाज हैं, ठीक है, जो डार्क है वो डार्कर एरियाज बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैटी टिश्यूज को, यानी यहाँ पे ब्रेन में फैट है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कंट्रास्ट से हम इमेज को देखते हैं कि इमेज जो है वो कहाँ पे है, किस तरीके से। ठीक है, इसमें किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, अगर ये कंट्रास्ट वाली चीज़ समझ में नहीं आई है। अलीजा, एनी क्वेश्चन? Anyone is having any question? जी फातिमा, फरवा, कोई सवाल है बच्चों? कैंसरस जो टिश्यू है उसका कलर कैसे, कॉन्ट्रास्ट कैसे आता है? उसका क्रास इंटरमीडिएट हमें मिलेगा, मतलब ना बहुत ज़्यादा डार्क मिलेगा ना बहुत ज़्यादा ब्राइट मिलेगा। ठीक है, तो उससे हमें डिसाइड होगा कि ये कैंसर वाले टिश्यूज है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको ये वीडियो। उसमें आपसे कह रहा है कि जी जो वाटरी टिश्यूज है इनका रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होता है, तो जिनका रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा, जो जितना ज़्यादा लॉन्गर रिलैक्सेशन टाइम रखेंगे, वहाँ से हमें सिग्नल उतना वीक मिलेगा, यानी वहाँ पे उतनी वाइटनेस आएगी स्क्रीन में, उतना कंट्रास्ट कम आएगा। फैटी टिश्यूज का इंटरमीडिएट जो रिलैक्सेशन टाइम है बहुत शॉर्ट होता है, बहुत जल्दी रिलैक्स कर जाते हैं वो,
तो वहां से जो सिग्नल आता है उसकी वजह से स्किन काफी डार्क होती है वहां पे, ठीक है। जबकि कैंसरस टिश्यूज या ट्यूमर्स जो होते हैं उनका इंटरमीडिएट जो है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है जी। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास कंट्रास्ट है उसको देख के हमें ये पता चलता है कि फलां जगह पे आपके पास वाटर है ब्रेन में और फलां जगह के ऊपर जो है आपके पास वो फैट है और फलां जगह जो है वो ट्यूमर है। इस तरीके से हम ये इसमें डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी फर्दर क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे चलूं। सर जो पिक्चर आपने भी दिखाई थी उसमें कैंसरस टिश्यूज दिखा सकते हैं? बेचारे को कैंसर करवा के छोड़ोगे, ये एक नॉर्मल आदमी का दिमाग है, ठीक है। सर ऐसे ये लग तो बंदर का दिमाग रहा है, 2 दिमाग है ना, बंदर के 2 दिमाग होते हैं, ठीक है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदर को कैंसर नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद ये जो रिलैक्सेशन होती है, ये रिलैक्सेशन भी 2 किस्मों की होती है, ठीक है। ये 2 किस्मों की रिलैक्सेशन होती है, एक होती है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन और एक होती है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आपको ये बता रहे हैं यहाँ पे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन। T1 जो है वो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन है, ठीक है। स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन में क्या होता है कि जब ये हाइड्रोजन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं तो ये सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स को वो एनर्जी दे देते हैं, ठीक है। सराउंडिंग में जैसे कि H के सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, तो लेट से ऑक्सीजन उस एनर्जी को गेन कर लेंगे, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सराउंडिंग में वो एनर्जी चली जाती है, जिसकी केस के अंदर जो है वो हाइड्रोजन जिसने उसको रिलीज किया होता है प्रोटॉन को, वो पूरे का पूरा फ्लिप हो जाता है लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर, ठीक है। जबकि T2 रिलैक्सेशन जो होती है वो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन होती है। स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन में क्या होता है कि जब आपके पास ये एनर्जी को रिलीज करते हैं तो एक स्पिन करता हुआ हाइड्रोजन अपनी एनर्जी को रिलीज करके दूसरे स्पिन करते हुए हाइड्रोजन को दे देता है। तो जब वो दूसरा हाइड्रोजन उस एनर्जी को रिसीव करता है तो उसका फेज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और जिसने रिलीज की होती है उसका फेज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, यानी वो स्लो घूमता है, जिसने एनर्जी रिलीज की और जिसने गेन किया वो ज़्यादा तेज़ी से घूमता है। तो उसकी वजह से ये दोनों जो हैं ये क्या हो जाते हैं, ये डी फेज हो जाते हैं। डी फेज का मतलब आउट ऑफ फेज हो जाते हैं, इनके दरमियान में कुछ फेज डिफरेंस आ जाता है जी। एनी क्वेश्चंस इन दैट? जी बच्चों, किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन में? ईशा कोई का सवाल है? हाँ भाई तैयब कोई क्वेश्चन है? सुफियान, हसन, साले, ठीक है। मेसम, समी, यूसुफ कोई क्वेश्चन है बच्चों पूछ लो, ठीक है। अच्छा तो मजा आ रहा है थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ने में आप लोगों को? अब इसके बाद क्या करना है, ये कंप्लीट हो जाएगा? थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ना है या और कोई कैलकुलेशन वाला? नहीं आ रहा ना, देखा मुझे भी पता था ना। थ्योरेटिकल टॉपिक बोर हो जाता है यार बंदा बहुत पढ़ पढ़। खैर अच्छा, कॉलेज खुलने का इंतजार। सभी कॉलेज में किसका इंतजार कर रहे हैं आप? अच्छा, कॉलेज खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा मेरा इंतजार, ओ आई लव यू सभी। अच्छा अच्छा भाई, यहाँ तक हो गई हमारे पास स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन और स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास एमआरआई स्कैन हो गया। अच्छा बाय द वे दिस इज द होल एमआरआई स्कैन, जो कि आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए होता है, ठीक है। दिस इज इट, यानी यहाँ तक आप 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लिखेंगे सारी की सारी चीज़ें। इसको ऑब्वियसली आपको प्रिसाइज करके थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसके अंदर। अच्छा इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी कभार एक और किस्म का सवाल भी हमारे स्कैन में किया जाता है, ठीक है। पेपर में 8 मार्क्स,
पेपर में 8 मार्क्स कम आएंगे। अच्छा, जवाब साहब कॉमेडी कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन तो ये हमारा स्कैन का इस तरीके से आता है, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, समटाइम्स दे आस्क अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक और भी क्वेश्चन इसका करते हैं, और वो क्वेश्चन होता है, लेट मी शो यू this one. A person is being investigated using a magnetic resonance MR scanner. This technique involved two superimposed magnetic fields. Describe the function of these two fields. ठीक है, तो एक्चुअली में MRI स्कैन में हमने ये पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लगती है वो सारे के सारे हाइड्रोजन्स को अलाइन करती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में MRI स्कैनर में एक नहीं बल्कि 2 किस्म की मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक बॉडी का MRI करना है, तो उस बॉडी को हमने MRI स्कैन की मशीन में डाल दिया, और हमने उस पूरी बॉडी का MRI नहीं करना, हमने सिर्फ ब्रेन का MRI करना है, ठीक है। लेकिन बॉडी के तो तमाम के तमाम हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो जाएंगे और रेजोनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें तो पूरे की पूरी बॉडी का इमेज मिलेगा, जबकि हमें सिर्फ इसका इमेज चाहिए, ब्रेन का इमेज चाहिए। तो अगर हमें सिर्फ ब्रेन का इमेज निकालना है तो हम ब्रेन के पार्टिकल्स को सिर्फ रेजोनेट करना चाहेंगे और बाकी वाले हाइड्रोजन्स को रेजोनेट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये किस तरीके से हम कहेंगे। और बाय द वे इस चीज़ को हम कहते हैं लोकलाइजिंग द बॉडी पार्ट, यानी हम किसी बॉडी को लोकलाइज कैसे करेंगे, उस बॉडी पार्ट को किस तरीके से हम उसी पर्टिकुलर एरिया का इमेज निकालेंगे। सो ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग, यूजेस ऑफ, एक हेडिंग आप लोग लगाएंगे, यूजेस ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। यूज ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और ये सुपरपोज्ड हुई भी होती हैं एक्चुअली में, एक दूसरे में इनकी एडिशन हुई भी होती है, ओके जी। इसमें आप लिखिएगा the two magnetic fields used in MRI scan, the two magnetic fields used in MRI scan, the two magnetic fields used in MRI scan is used to localize the body part, is used to localize the body part whose image is required, whose image is required। तो ये बॉडी पार्ट को लोकलाइज करने के लिए ये टू मैग्नेटिक फील्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, और ताकि जो है हमारे पास लोकलाइज हो सके बॉडी पार्ट हमारा, ठीक है। अब ये किस तरीके से होता है, लेट्स सी दैट। अब इसको कंटिन्यू में करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट लोकलाइजिंग द सिग्नल, ठीक है। अच्छा, जो एक मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, और जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड। व्हाई डू वी कॉल इट ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली स्लोली क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू इमेज वन स्लाइस ऑफ द बॉडी वी यूज ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, स्लाइस का क्या मतलब है कि हम बॉडी को इमेजिनरीली स्लाइसेस के अंदर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि जी चेस्ट एक स्लाइस है, ब्रेन एक स्लाइस है, आपकी लेग्स एक स्लाइस है, इस तरीके से हमने उसको स्लाइसेस के अंदर डिवाइड कर लिया। अब हमने सिर्फ ब्रेन के स्लाइस का MRI निकालना है, तो हम उसको उस पर्टिकुलर एरिया को रेजोनेट करके उससे इमेज निकालेंगे, ठीक है। These magnets smoothly increases strength of the external magnetic field across the length and width of the body because the field strength is differ at different parts, so the frequency of processing will be different, ठीक है। यानी एक्चुअली में होता ये है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम ये जो ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड होती है ये उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे देखिए कि बी नॉट एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसने तमाम हाइड्रोजन एटम्स को अलाइन किया था अपनी डायरेक्शन में, ठीक है, पैरेलल एंटी पैरेलल वो, ठीक है।
उसके बाद ये ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता पैर से सर तक इंक्रीज करती जा रही है। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि बी नॉट है 1, फिर ठीक है पैर के ऊपर जो है बी, जो दूसरा बी है ग्रेडियंट, उसकी वैल्यू है 0, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर आए तो वो 0.1 हुई, फिर 0.2 हुई, 0.3 हुई, 0.4 हुई। इस तरीके से करते 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 लेट्स से ब्रेन तक, सर तक जब हम पहुंचे तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1.6, यानी 1 तो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है और 0.6 जो है वो ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, अब हमें बी नॉट में जब उस ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करेंगे तो उसकी वजह से हमारी लार्मोर फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, हमारी लार्मोर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और जब हमारी लार्मोर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो हम फिर रेडियो वेव्स उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की भेजेंगे जिस पार्ट को हमें रेजोनेट करना है। यानी थोड़ा सा हम रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, ठीक है, और फिर उस रेडियो वेव्स को भेजेंगे तो सिर्फ ब्रेन के जो हाइड्रोजन एटम्स है वो रेजोनेट करेंगे और बाकी हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो रेजोनेट नहीं करेंगे। और जब वो रेजोनेट होकर इमेज देंगे तो सिर्फ इमेज कहाँ से आएगा, ब्रेन से इमेज आएगा, बॉडी के बाकी हिस्सों से नहीं आएगा। तो दिस इज एक्चुअली द यूज ऑफ ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड, और इससे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, बॉडी पार्ट्स को लोकलाइज करके उनका इमेज निकाल रहे होते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, पूछ लीजिए। सही पार्ट रिपीट कर दिया, मैं एक दफा फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, एक हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई शायद, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तमाम हाइड्रोजन एटम्स को एक डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, फिर उसके साथ हमने एक और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी जिसको हम ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो वो ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड में ऐड हो गई। ठीक है, और उसको हमने पैर से सर तक स्लोली स्लोली इंक्रीज कर दिया। ठीक है, हमने लेट से हमने सर वाले हिस्से को रेजोनेट करना है। ठीक है, तो हमने ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है कि ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में जो ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड थी उसको ऐड कर दिया उसकी वैल्यू को। जैसे ओरिजिनल अगर 1 है और ब्रेन की जो है वो 0.6 हमने ग्रेडियंट दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 1.6। उसको हमने जायरो मैग्नेटिक रेशियो से मल्टीप्लाई करके 2 पार्ट से डिवाइड किया, तो हमें ब्रेन वाले पार्ट के हाइड्रोजन एटम्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें मिल गई। ठीक है, और फिर हम उसी फ्रीक्वेंसी की बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स डालेंगे। ठीक है, रेडियो वेव्स की भी थोड़ी ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है, तो रेडियो पल्सेस या रेडियो वेव्स हम देंगे तो जिससे सिर्फ ब्रेन के एटम्स जो हैं वो जो है हाइड्रोजन एटम्स वो रेजोनेट होंगे, और सिर्फ उस हिस्से से जो है वो हमारी बॉडी का इमेज डेवलप होगा, बाकी जगहों का इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी यूज द ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड टू लोकलाइज द बॉडी पार्ट। एनी क्वेश्चंस, एनी फर्दर क्वेश्चंस? जी, किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है? कोई चीज समझ में नहीं आई? ठीक है, ये पढ़ने के बाद सारे के सारे एमआरआई के डॉक्टर तो बन ही गए होंगे। है जवाद साहब? जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस, एनी फर्दर क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। गायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या है? जायरो मैग्नेटिक रेशियो बेटा हमारे पास ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड का एक रेशियो होता है। ठीक है, जो प्रोटॉन्स के लिए हमने इसकी वैल्यू डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास के अंदर, याद है? वैल्यू रिपीट कर देना। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन होती है वैसे 2.68 into 10 to the power 8 होती है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दी जाती है। ठीक है भाई, अच्छा जी, ये जो वीडियोस हैं ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ये दोनों वीडियोस। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें एडिशनल है, जैसे कि इसमें आपको आगे आप जब जाएंगे तो आपको जो है वो क्या नाम है इसका, ये टाइप ऑफ कॉइल्स भी मिलेंगी कि इसमें किस तरीके का 3 डायमेंशनल इमेज होता है हमारे पास, ये सारी चीज़ें जो हैं। और ये आपकी एमआरआई मशीन होती है, मेन मैग्नेटिक फील्ड, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ आप लोग, ये भी वैसे हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी एहतियातन, ठीक है, एहतियातन आप लोग एक काम ये कीजिएगा कि वीडियोस के बिल्कुल एंड में एमआरआई स्कैन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, पहले मैं एडवांटेजेस को पढ़ भी देता हूँ
इनका एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये इनकी कोई आयनाइजिंग इफेक्ट नहीं होती, जबकि एक्सरेज जो हमारी बॉडी में जब हम उनसे इमेज लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के एटम्स को आयनाइज करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होने के बहुत से चांसेस होते हैं। तो इनके कोई आयनाइजिंग इफेक्ट नहीं होते क्योंकि रेडियो वेव्स बहुत ही लेस एनर्जेटिक वेव्स हैं एक्सरे के मुकाबले में, तो बॉडी में कोई इशू नहीं क्रिएट करती। ठीक है, इसका कोई मूविंग मैकेनिज्म नहीं होता, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में एक प्रोब को जो है वो बॉडी पे चलाया जाता है, मूव किया जाता है, तो इसका कोई मूविंग मैकेनिज्म नहीं होता। आदमी बस सीधा सीधा लेट जाता है और उसका एमआरआई हो जाता है और वो भी बाहर निकल आता है। ठीक है, नॉन इन्वेसिव मेथड, इन्वेसिव का मतलब होता है काटना पीटना चीर फाड़ करना, लेकिन ये नॉन इन्वेसिव मेथड है, यानी बगैर काटे पीटे हमें बॉडी का अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर मिल जाता है। देयर आर नो साइड इफेक्ट्स, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, एमआरआई गिव बेटर कंट्रास्ट, आपके सॉफ्ट टिश्यूज का बहुत बेहतर कंट्रास्ट देता है, लेकिन हड्डियों का अच्छा इमेज नहीं देता, वो एक्सरेज या सीटी स्कैन से आता है। यानी अगर आपको स्कल का एमआरआई करना है तो वो सही नहीं आएगा, लेकिन ब्रेन का एमआरआई अच्छा आएगा। कंप्यूटर इमेज कैन शो एनी सेक्शन इन एनी प्लेन, कंप्यूटर से आप इमेज को किसी भी सेक्शन में देख सकते हैं। बाय द वे उस इमेज को आप मैग्नीफाई भी कर सकते हैं, उसमें डिटेल भी आप ऐड कर सकते हैं कि फला जगह ट्यूमर है, इसकी एज ट्यूमर की ये है, फला डेट के बाद ये ट्यूमर इतना बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, इस तरह की डिटेल्स भी आप कंप्यूटर के थ्रू ऐड कर सकते हैं। और बाय द वे एमआरआई स्कैन के लिए एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर की हमें ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू जो है फिर हमारे पास इसकी इमेजेस डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये बाय द वे हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं एमआरआई स्कैन के, और इस एमआरआई स्कैन के हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर किसी पेशेंट के बॉडी में कोई मेटल की पिन्स, सर्जिकल पिन्स हो गई, या लेट से एक आदमी की हार्ट टूटा हुआ है और उसके हाथ में रॉड लगा हुआ है, या उसका दिल सही से धड़कता नहीं है और उसको दिल को चलाने के लिए पेस मेकर लगाया गया है, तो ऐसे लोग एमआरआई स्कैन मशीन या एमआरआई नहीं करवा सकते। दे कैन नॉट डू एमआरआई स्कैन, क्योंकि वो फिर हड्डी में अगर वो रॉड लगी होगी किसी की बॉडी में तो वो रॉड ही जाके ऊपर चिपक जाएगी, और अगर पेस मेकर है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से पेस मेकर ख़राब हो जाएगा और उसका दिल सही से जो है वो भी हार्ट बीट नहीं होगी, तो वो मर ही सकता है बेचारा एमआरआई के अंदर। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो एमआरआई स्कैन नहीं करवा सकते। ठीक है, और इसके अलावा जो है एमआरआई जिस रूम में किया जाता है उस रूम को मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड किया जाता है, यानी उस रूम में ना एमआरआई की मैग्नेटिक फील्ड बाहर जानी चाहिए, ना बाहर की मैग्नेटिक फील्ड उस रूम में आनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड सबसे बड़ा जो आपके पास डिसएडवांटेज है कि ये बोन्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्कल का इमेज चाहिए तो सीटी स्कैन कीजिए। ठीक है, और अगर आपको ब्रेन का करना है, सॉफ्ट टिश्यूज का लेना है तो एमआरआई कीजिए। बाय द वे इसका एक और डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि ये एक्सपेंसिव होता है, एमआरआई इज वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड 200-300 रुपये में हो जाता है, एक्सरेज भी सस्ते में हो जाते हैं, लेकिन एमआरआई स्कैन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये मतलब तकरीबन 5 से लेकर 10,000 तक का एमआरआई होता है। कभी किसी ने करवाया एमआरआई, या किसी के घर में किसी का हुआ है एमआरआई स्कैन? जी, मेरे ख्याल है बच्चे सो गए सारे। अच्छा, हाँ, तो हसन अगर आपके घर में हुआ है तो आपको ये आइडिया होगा कि ये वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा होता है ये, और अच्छा खासा खर्चा हो जाता है इसके अंदर इसको करवाने में। ठीक है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, सो दिस इज गाइस, हाँ 8 से 10,000 रुपये का होता है, बल्कि अगर आप आगा खान से कराएंगे तो 15-20 हज़ार रुपये का होगा। ठीक है, 8 से 10,000 तो लोकल क्लिनिक से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। दिस इज बाय द वे द एंड ऑफ एमआरआई स्कैन, और ये मैं हमारे मेडिकल फिजिक्स का एक टॉपिक मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो भी टॉपिक है आप लोग मुझे बता दीजिएगा, जो आप लोगों ने स्टडी करना है, थ्योरेटिकल पढ़ना है, और या कोई दोबारा से कैलकुलेशन टॉपिक करना है, जो भी आप लोग कहेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, चलें, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।